Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti, physics teacher, welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 5 है, उसका जो लर्निंग आउटकम है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। और असल में हम स्कूल फ़िज़िक्स में ये सीख चुके होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रिव्यू है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तभी इसके लर्निंग आउटकम में लिखा गया है रिकॉल एंड यूज़ इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैं आपको बताऊँगा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को बता देने के बाद कि ये इक्वेशंस सिर्फ़ और सिर्फ तब एप्लीकेबल हैं जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली हो। तभी लिखा गया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग फॉलिंग इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स जो रिव्यू है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, आप इनको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि मान लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी उसकी मूवमेंट की, और जब उसने डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया, टाइम इंटरवल टी लगा, तो उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो गई, और जो वेलोसिटी में चेंज आया यूनिट टाइम टी में, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन है स्मॉल ए, जो कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है दरअसल। तो यही लिखा गया है सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए अलोंग अ स्ट्रेट लाइन if its initial velocity is vi and final velocity after a time interval t is vf, let the displacement covered during this interval be s, then we have। तो मैं लास्ट लेक्चर्स में भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि जो यहाँ पर s है ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और अभी मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर या ये जो जितनी भी अभी सिचुएशन बनाई है कि जिसमें एक बॉडी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, उसकी वेलोसिटी वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया टाइम इंटरवल टी में, और उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से वो बॉडी मूव कर रही थी। तो इस पूरी सिचुएशन में जो वी आई, वी एफ, एस और ए, ये चारों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं एक्सेप्ट टाइम टी, क्योंकि टाइम टी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भूलना नहीं, यहाँ पर जो एस है ये लिखा एस गया है, तो हरगिज़ इसको डिस्टेंस ना समझें, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये चार वेरिएबल्स की बात की जा रही है तो इनको रिलेट करने वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हीं को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करूँ कि स्टूडेंट्स जो मोशन होती है ये दो तरह की होती है। एक वो जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट या मोशन को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। वो मोशन जिसमें हम फोर्स को भी शामिल करते हैं उस तरह की मोशन को बोलते हैं डायनामिक्स। और ओवरऑल ये काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स को मैकेनिक्स कहा जाता है। तो मैकेनिक्स दरअसल फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है काइनेमैटिक्स को भी डायनामिक्स को भी। काइनेमैटिक्स में हम उन मोशन को स्टडी करते हैं जिसमें फोर्स का रेफरेंस नहीं होता, और डायनामिक्स में फोर्स का रेफरेंस मौजूद होता है। अब जहाँ तक हमारे इस चैप्टर की बात है तो हम इस चैप्टर में दोनों चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। मतलब अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और इसके वेरी नेक्स्ट जो अगला लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमने न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं जो कि फोर्स के बारे में है। तो मतलब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिलकर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो जितना भी नॉलेज है, वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना भी मैक्सिमम हो सकता है इस चैप्टर 3 में हम ये कवर कर जाते हैं, मोशन एंड फोर्स में काइनेमैटिक्स को भी डायनामिक्स को भी। लेकिन आप जो गौर करने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट अभी मैंने ऊपर बोली है जिसमें चार वेरिएबल्स का तज़किरा हुआ है, नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी ये चार वेक्टर क्वांटिटीज़ का तज़किरा हुआ है, और पांचवा वेरिएबल टाइम है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि इनमें फोर्स की बात नहीं हुई, लिहाजा इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहने की बजाय
अक्सर बुक्स में इनको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है, तो वो बात भी करेक्ट है। अब जहाँ तक बात है इन इक्वेशंस को डिराइव करने की, तो वो स्टूडेंट्स ने स्कूल फिजिक्स में ही डिराइव की होती है, तो यकीनन आपने इन इक्वेशंस को स्कूल में ही डिराइव कर लिया था। यहाँ पर हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस की बात करेंगे और उनमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, जो कि अभी पहले भी ऊपर स्टेटमेंट में पैराग्राफ में लिखा जा चुके हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम, और एस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू इंटू टी। इसको अक्सर बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि एस इज इक्वल टू वी ए वी ई टाइम्स टी, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है ये वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू होती है। और ये इक्वेशन के जिसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाते हुए भी आपको इस इक्वेशन के बारे में बताया था कि इस इक्वेशन में हम एवरेज वेलोसिटी की जगह वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हुए जब हमने दूसरा ग्राफ स्टडी किया था, वो ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था। तो उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ में जहां पर एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ था, वहां पर हम वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू लिख लेते थे, बल्कि हमने लिखा था, तो लिखा जा सकता है। और इसके बाद अगली इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके बाद वाली इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार इक्वेशंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर फोर्स की बात नहीं हुई, और चारों इक्वेशंस में आप देख सकते हैं चार चार वेरिएबल्स हैं। पहली इक्वेशन में देख लें वी एफ वी आई ए टी, फिर उसके बाद एस के बाद वी एफ वी आई और टी, फिर उसके बाद एस वी आई टी और ए, और उसके बाद वी एफ वी आई ए और एस। चार चार वेरिएबल्स हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट में आप देखें तो 5 वेरिएबल्स की बात हुई है, जिसमें एक टाइम भी शामिल है। तो टाइम इसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, दोबारा बोल रहा हूँ, बाकी सारे वेरिएबल्स वी आई वी एफ वी एस और ए वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में चंद बड़ी अहम बातें आपसे मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहली बात कि ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस से मुराद ये सिर्फ इक्वेशंस तब तक एप्लीकेबल है जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। वो उसी स्ट्रेट लाइन में आगे को भी जा सकती है, वापस भी आ सकती है, लेकिन वो लाइन स्ट्रेट रहे, ये इक्वेशंस तब तक एप्लीकेबल हैं। इसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये इक्वेशंस तब तक एप्लीकेबल है जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, तो उसकी डायरेक्शन तो बदल नहीं रही। अगर डायरेक्शन ही नहीं बदल रही तो फिर हम यहाँ पर जो चार वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि वी आई वी एफ एस और ए चार वेक्टर हैं, फिर हम इनको एज स्केलर मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आ रही। ये इक्वेशंस तब तक हैं जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, तो डायरेक्शन की फिर बात ही नहीं रही। तो अगर डायरेक्शन की बात नहीं रही तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों वेरिएबल्स हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हम इनको एज स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसे ही किया जाता है जब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन इक्वेशंस को यूटिलाइज करते हैं, तो हम इन चारों वेक्टर्स के ऊपर वेक्टर का साइन यूजुअली नहीं लगाते। हाँ, एक बात है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती चलती वापस रिटर्न करे तो हम उस वेक्टर के साथ माइनस का साइन ज़रूर लगाते हैं, जो कि वेक्टर का रूल होता है। तो यही पॉइंट आगे आ गया। मैं दोनों पॉइंट्स बोल देता हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज। इन दिस केस ऑल द वेक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर्स। और अगला पॉइंट यही जो भी मैंने बोला, इन सच प्रॉब्लम्स द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, अ नेगेटिव साइन इज असाइंड टू क्वांटिटीज where direction is opposite to that of initial velocity। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के को हम आप समझ लें कि साइन कन्वेंशंस के हवाले से भी समझ सकते हैं। साइन कन्वेंशंस, तो साइन कन्वेंशंस क्या होंगी वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नो डाउट वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, जो सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं लिखी हुई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एक साइन कन्वेंशन ये आपके सामने लिख दी गई है।
लास्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ मोशन के वाले से आप ये देख लें कि इसमें जो हमने बोला कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस हैं, तो अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ट्रैवल करे, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो बड़ी आसानी से हम एक्सेलरेशन ए की जगह जी प्लग कर देते हैं, जो कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन can also be applied to free fall motion of the object by replacing A by G। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो साइन कन्वेंशन के भी मैं बात कर रहा था, अच्छा मैं ये पॉइंट आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमने ये A को G से रिप्लेस कर देना, तो इसका मतलब है कि अभी जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, वहां पर आप लिख सकते हैं प्लस GT, और हमने पढ़ा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वहां आप लिख सकते हैं हाफ GT स्क्वायर। इसी तरह 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसी तरह S इज इक्वल टू VI प्लस VF अपॉन 2 इंटू T, इसमें एक्सेलरेशन आता नहीं, इसलिए मैंने सबसे आखिर में इसको बोला, लेकिन ये इक्वेशन है तब तक जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। बाकी जो 3 इक्वेशंस हैं जहां पर एक्सेलरेशन इंक्लूड है, वहां पर जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बात हो रही हो तो हम A की जगह G प्लग कर देते हैं। साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, तो ये स्टूडेंट्स मैं वो बात कर रहा था जो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा काम आता है। मान लें कि इस तरह का एक हाइट पर एक ये लड़का मौजूद है जो कि स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल प्लेयर है, सॉकर मैच का प्लेयर है, तो ये किक लगाता है फुटबॉल को, और फुटबॉल इस रास्ते पर मूव करता है ABCD, फिर नीचे आता है क्योंकि सर्टन हाइट से इसके ऊपर किक लगाई गई है, और फिर ये F पोजीशन पर आता है, यानी समझ लें कि ग्राउंड पर आ जाता है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस जगह पर पॉजिटिव होगा, तो साफ दिखाई दे रहा है, मैंने लिख भी दिया कि A, B, C और D, मतलब ये D पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। आप इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है और वो देख रहा है, तो देखने में आप इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब तक उसकी नज़र पड़ रही है सामने सामने, ये सिर्फ एक याद रखने का ट्रिक है कि जब तक उसकी आंखों के सामने सामने ये बॉल मौजूद है तो इसको ये पॉजिटिव ले लेगा सारे को, जबकि जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया जाएगा। यानी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा एट पॉइंट E एंड F। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बुक्स में इस तरह नहीं लिखा जाता, बड़ा कंफ्यूजिंग ये वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। ये मैंने डायग्राम बनाकर आपको बताया ताकि आपको याद रखना आसान हो। जितनी भी फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रह गई तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, इवन ग्राफ ड्रॉ करना भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक पॉजिटिव लिया जाता है, जो मैंने समझाया कि अगर ये पर्सन यहाँ पर मौजूद है और इसके आंखों के सामने तक जब तक फुटबॉल मौजूद है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जब उसकी आंखों से नीचे देखा जाएगा तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का रूल अभी पीछे लिखा भी गया था कि अगर किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली जाए तो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर मान लें कि ये मैं वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेता हूँ तो फिर पॉजिटिव वेलोसिटी होगी एट ABC ऊपर की जानिब, और नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ पर होगी एट D, E एंड F। तो ये कन्वेंशन तो पीछे आ भी चुकी है। अगर ये कन्वेंशन ना मौजूद होती तो शायद मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की कन्वेंशंस भी ना बताता, लेकिन मैंने बोल दिया था कि हमारी बुक में ये इस तरह से साइन कन्वेंशंस मौजूद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये कंपलसरी है, इनके बगैर काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। अच्छा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन की कन्वेंशंस देख लें तो रूल बड़ा सिंपल है। रूल ये है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले ली है तो नीचे वाली डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि DEF पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव आई है। अब सवाल पैदा होता है एक्सेलरेशन का। तो स्टूडेंट्स, अगर ऊपर को वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऊपर को ही एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और नीचे को एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर जो बॉल थ्रो किया गया है, जो बॉल को किक लगाई गई है, तो ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट नीचे को है।
तो अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट नीचे को है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो थ्रू आउट नेगेटिव होगा, -a। तो ये इसका मतलब थ्रू आउट जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहाँ पर है इस पूरी मूवमेंट में, तो वो कहीं पर भी नहीं है, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ है, थ्रू आउट एट A B C D E F। तो स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशन एक बहुत नई बात है स्टूडेंट्स के लिए, आपकी बुक में भी मौजूद नहीं है, मुमकिन आपने स्कूल में भी इसको ना इस तरह सीखा हो, एक नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये मैं इस पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझसे कभी सॉल्व नहीं हुई थी फिज़िक्स की जब तक मुझे ये साइन कन्वेंशंस नहीं आती थी। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इन्हीं साइन कन्वेंशंस को ज़हन में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रॉब्लम कोई मसला नहीं हुआ। आप भी इनको याद रखें। मैं एक दफ़ा दोबारा बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी डिफरेंट है कि जब तक अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूँ तो जब तक वो मेरी आंखों के सामने है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब नीचे देखूंगा तो नेगेटिव। वेलोसिटी अगर ऊपर को पॉजिटिवली है तो नीचे को वेलोसिटी होगी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी बिल्कुल इसी तरह। अगर मैकेनिक्स का एक ये भी रूल आप याद रख लें कि किसी एक डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिया जाए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो नेगेटिव ले लिए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स अब यही साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ। अगर ये कन्वेंशंस आपको याद ना हो तो ये आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 3.1, ये आप कर ही नहीं सकते। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर को मूव कर रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, उसकी कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 19.6 मीटर पर सेकंड, और जब वो 156.8 मीटर की हाइट पर पहुंचता है तो वो एक स्टोन को ड्रॉप करता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि उस स्टोन को ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, S=VIT + ½ AT²। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर हम हेलीकॉप्टर को एज रेफरेंस ट्रीट कर लें तो हेलीकॉप्टर को रेफरेंस ट्रीट करूंगा तो जो हेलीकॉप्टर में पर्सन मौजूद है जब वो स्टोन को नीचे ड्रॉप करेगा तो वो अपनी आंखों से नीचे की तरफ देख रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स वो नीचे देख रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो आपके सामने आप चेक कर लें, मैंने लिखा है S=-156.8 मीटर, और यही पॉइंट मैंने आपको पीछे कन्वेंशंस में समझाया है। जबकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है 19.6, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मान ली तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को होगा, दैट वुड बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन यहां पर आप चेक कर लें -g यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड लिया गया है। तो ये -9.8 मीटर पर सेकंड गलती से लिखा गया था, मैंने इसको स्क्वायर कर लिया, जिसको आप -9.8 मीटर पर सेकंड भी रीड कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब ये तीन वैल्यूज़ हमें पता चली, आइए इसको इस इक्वेशन में प्लग करते हैं। तो प्लग करते साथ ही हमारे पास इक्वेशन की यही शक्ल बन जाती है। अगर ये -9.8 को 2 पे डिवाइड करें तो -4.9 बन जाता है। अगर ये -4.9 T² को सब्जेक्ट ना बनाएं बल्कि आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, 19.6 को भी दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये शक्ल बनती है और ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तमाम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा अच्छा समझते हैं, जानते हैं, स्कूल मैथमेटिक्स में सीखा होता है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व करना ऐसे है कि अगर मैं T² का कोएफिशिएंट 1 बना लूँ और उसका तरीकाकार ये होता है कि मैं थ्रू आउट इसको 4.9 पे डिवाइड कर दूँ, तो 4.9 पे डिवाइड करने पर ये शक्ल बन गई। और अगर मैं इस मिड टर्म को ब्रेक करूँ तो मिड टर्म को ब्रेक करने पर ये शक्ल बनती है। और आपको मैथ वालों ने सिखाया होगा कि मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड ये होता है कि आप इसको प्लस या माइनस करें तो दोबारा -40 आ जाए। आप चेक कर सकते हैं -80 + 40 = -40, और इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है, विच इज़ -32 T²। और अगर आप -80 + 40 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है -32 T²। तो इसका मतलब काम बन गया। अब हम यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन अलहदा कर लेते हैं और ये वाला पोर्शन अलहदा कर लेते हैं, और हमारे पास जो अगली शक्ल बनती है वो बनती है -t × t-8। अगर t कॉमन लिया जाए और आगे से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो t-8, और जो ब्रैकेट वाली अमाउंट्स है वो एक तरफ कर दें, बाकी एक तरफ। या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हम t-8 को कॉमन ले लें
तो जो हमारे पास अगली शक्ल बनी वो ये, और यहाँ पर दो अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 है, इसका मतलब या तो t+4 0 है या फिर t-8 0 है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करें फॉर टाइम तो एक आंसर आता है -4 सेकेंड और दूसरा 8 सेकेंड, और आप जानते हैं टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा उस स्टोन को ज़मीन पर पहुंचने में 8 सेकेंड लगेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने इसीलिए एक न्यूमेरिकल आपको करवाया ताकि आप सीख पाएँ कि कैसे हम साइन कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट आपकी खिदमत में हर लेक्चर के आखिर में मैं आप असाइनमेंट रखता हूं, तो ये एक MCQ है जिसमें आप अगर गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ें और बड़ी तसल्ली से इसको करें तो ये आप कर पाएंगे इनइक्वालिटीज ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए कि गुड ट्रेन है वो मूव कर रही है स्टेडी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, जबकि एक एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई थी। जब एक्सप्रेस ट्रेन मूव करना शुरू करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, यानी हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही होती है। और जब दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में चल रही हैं पैरेलल, तो सवाल है कि बताइए कितना टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक करने में गुड ट्रेन। और ऑप्शंस भी है 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 40 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से लेक्चर सुना, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात समझी, आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया, तो ये भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन के लॉज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।